this question, a long horizontal wire rigidly supported carries a current of 65 ampere. A fine wire carrying a current of 10 ampere and weighting 0.048 Newton per meter is placed parallel and directly above the first wire. The necessary distance with the two wire to support the second wire by only magnetic repulsion will be. तो एक वायर दिया है जिसमें 65 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। अभी एक दूसरा वायर जो पैरेलल कनेक्ट करके रखा है जिसमें 10 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। तो जो नेसेसरी डिस्टेंस होगा सेकेंड वायर और फर्स्ट वायर के बीच में जिसकी वजह से मैग्नेटिक रिपल्सन को सपोर्ट करने के लिए तो हम लोग को निकालने के लिए बोला है। तो अभी आइए देखते हैं कैसे करेंगे। इन दिस क्वेश्चन, हाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। एक लॉन्ग वायर है जिसमें हमने मान लिया I1 करंट फ्लो हो रहा है जिसका वैल्यू दिया है 65 एम्पियर। अभी क्या हो रहा है, और एक दूसरा वायर है जो इस वायर 1 के पैरेलल कनेक्ट करके रखा है जिसमें I2 करंट हमने मान लिया फ्लो कर रहा है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पेयर। ठीक है, अभी और इसका जो वेट है वो दिया हुआ है, ये देखिए एक बार फिर से I1 65 दिया हुआ है, I2 10 एम्पेयर और जो वेट दिया हुआ है इस वायर का सेकेंड वायर का वो है वेट ऑफ वायर 2 इक्वल 0.048 एन न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अभी इन दोनों वायर के बीच में जो डिस्टेंस है वो होगा r। तो हम लोग को अभी निकालने के लिए क्या बोला है, ये r निकालने के लिए बोला है। सिंपल है, अभी देखिए अभी इसमें जो वेट है वो है mg जिसका वैल्यू दिया हुआ है 0.048। अभी इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, वो होगा F। तो जो अभी F है वो वेट ऑफ द वायर के बराबर आएगा। अभी जो ये फोर्स लगा वो ये I1 की वजह से लगा, समझ में आया क्यों? ये I1 की वजह से इस वायर टिप पे एक फोर्स लगा। ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स है, तो वो जो फोर्स आया वो वेट के बराबर हुआ। तो अभी हम सॉल्व करेंगे, जो मैग्नेटिक फोर्स आया वो वेट ऑफ द वायर के बराबर आया। अभी देखिए जो है ये क्या होगा, तो सबको पता है F इक्वल करंट इन द सेकेंड वायर लेंथ ऑफ द वायर, जो लेंथ ऑफ द वायर दिया है वह 1 मीटर दिया हुआ है और जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो B1 होगा। ठीक है, जो है mg के बराबर I2L, ये जो है वो होगा म्यू नॉट I1 2 पाई r। ठीक है, वो mg के बराबर होगा। यहाँ से जो r आएगा वो क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 L mg ट्वाइस पाई। ठीक है, अभी जो म्यू नॉट है वो म्यू नॉट I1 का वैल्यू दिया हुआ है 65, जो I2 है वो क्या है 10। ठीक है, mg का वैल्यू 0.048 इंटू 2 पाई। अब जब ये हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगा वो होगा 2.708 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ऑप्शन जो ए है वो करेगा इस क्वेश्चन में। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ हमने कैसे किया इस क्वेश्चन को। हमको बोला था जो एक वायर दिया है जिसमें
65 एम्पेयर का करंट फ्लो है और उसके पैरेलल उसके ऊपर एक पैरेलल वायर कनेक्ट करके रखा है जिसमें 10 एम्पेयर का करंट फ्लो है। तो हम लोग को इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए बोला है। हमने उन डिस्टेंस को R मान लिया। तो अभी यहाँ पे वेट दिया है सेकेंड वायर का जो mg है। अभी सेकेंड वायर में एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हुआ ड्यू टू द करंट फ्लो इन द फर्स्ट वायर जो हमने मान लिया F। अभी जो F है उसका फॉर्मूला होगा क्या, I2LB1 इक्वल टू mg दैट इज़ द वेट ऑफ द वायर। तो ये तो बाकी फॉर्मूला है। B1 जो होगा म्यू नॉट I1 2 पायर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर का जो मैग्नेट तो B1 है वो तो मैग्नेटिक फील्ड है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये मुझसे गलती हो गया, मैंने आई हैव सेड इट इज़ मैग्नेटिक फोर्स, इट इज़ एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड। मैं थोड़ा भूल गया था, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद सबको होगा शायद कैसे निकालते हैं। तो उस फॉर्मूला को पुट किया और आर का वैल्यू निकाल लिया जो अप्रोक्सीमेट 2.70 × 10⁻³ मीटर के बराबर है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आप लोग एक बार खुद से ये ट्राई करना घर में। और अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ब्लॉक ऑफ मास 10 kg एंड 2 kg are connected by spring of negligible mass and placed on a frictionless horizontal surface. An impulse gives a velocity of 12 meter per second to the heavier block in the direction of the lighter block. The velocity of center of mass is, तो दो मास है जो स्प्रिंग से कनेक्ट करके रखा है, एक जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है जो फ्रिक्शनलेस है। अभी एक इम्पल्स दे दिया जिसकी वजह से जो हेवियर ब्लॉक है वो लाइटर ब्लॉक की तरफ मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से। तो हम लोग को सेंटर ऑफ मास का कितना वेलोसिटी होगा ये निकालने के लिए बोला है। तो आइए देखते कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि दो मास है, एक 10 kg का और एक 2 kg का। सो कनेक्ट करके रखा है स्प्रिंग से जिसका मास नेग्लिजिबल है, मतलब आप मान सकते इसका कोई मास नहीं है ऐसे ही। अभी जो यहाँ इस सरफेस में रखा हुआ है जो फ्रिक्शनलेस है, अभी इस बड़े ब्लॉक को एक वेलोसिटी मिल गया v1 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। अभी ये मूव करने लगा लाइटर जो कम मास वाला ब्लॉक है उसकी तरफ। इसका कोई मास नहीं है, ये ज़ीरो है। अभी हम लोग को पूछा है जो सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो ये बेसिकली हम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है सेंटर ऑफ मास का। तो मैं अब करके दे देता हूँ। जो वेलोसिटी होता है सेंटर ऑफ मास का वो होता है m1 v1 प्लस m2 v2 m1 प्लस m2, मतलब समेशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मतलब जितना मास है एक ब्लॉक में, ब्लॉक या कोई भी चीज़ और उसका वेलोसिटी जितना दिया हुआ है और समेशन और टोटल मास। तो यहाँ पे जो m1 है वो है 10, वेलोसिटी 12, m2 2 है लेकिन वेलोसिटी 0 है तो ये 0 होगा। टोटल मास 12 120/12 दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया? यही तो होगा ना, बाकी कुछ नहीं होगा। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई माठा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो 10 kg और 2 kg का दोनों मास है जो कनेक्टेड है स्प्रिंग से जिसका मास एकदम नेग्लिजिबल है, और v1 10 kg ब्लॉक में एक वेलोसिटी दिया जो 12 मीटर पर सेकेंड है, जो v2 की जो 2 kg की तरफ जा रहा है। तो अभी हम लोग को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने बोला है। तो हम सबको पता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1 v1 m2
प्लस M2 V2 M1 प्लस M2, बाकी कैलकुलेशन है। जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आया वो आया 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। In this question, figure shows a triangular prism of glass in air. An incident ray entered the glass perpendicular to one face and is totally reflected at the glass air interface as indicated. If theta 1 is 45 degree and n is the refracting index of glass, then तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक ये ग्लास प्रिज्म है, उसमें लाइट इंसिडेंट क्या है, जो इंसिडेंट लाइट है वो थीटा 1 है, ठीक है। थीटा 1 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। अभी ये बोल रहा है जब ये रिफ्लेक्टेड हुआ, ये टोटली रिफ्लेक्टेड हो गया, तो मतलब यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन हुआ। तो हमको जब ये इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री होगा और टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ये पूछा है, मतलब n क्या होगा ये पूछा है। अभी ये हम सब जानते हैं कि जब टोटल रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे कंडीशन होता है कुछ। तो एक कंडीशन है, जब टोटल रिफ्लेक्शन होगा तो जो इंसिडेंट एंगल होगा वो ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से। तो हम लिख सकते हैं थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा सी, ये क्रिटिकल एंगल है। आई होप you all know what is critical angle। अभी देखिए, जो अभी हम यहाँ पे दोनों तरफ साइन लगाएंगे, साइन थीटा 1 साइन थीटा सी, तो ये क्रिटिकल एंगल का थीटा सी क्रिटिकल एंगल हम ऐसे लिखते हैं। तो अभी देखिए, जो साइन थीटा ये 45 दिया हुआ है, ठीक है, ग्रेटर देन क्या होगा, अभी साइन थीटा सी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/n, ठीक है, समझ में आया। क्रिटिकल एंगल का यह फॉर्मूला है, सबको समझ में आ गया कैसे लिखा। तो इससे क्या आया, 1/n इज लेस देन साइन 45। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इजी था, समझ में आ गया कैसे कि, फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे एक ग्लास प्रिज्म दिया हुआ है, वहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट किया थीटा एंगल से, जो इंसिडेंट एंगल है, तो यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन एंगल हुआ। तो हम लोग को ये निकालने के लिए बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा अगर थीटा इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री हुआ। तो तब जब हम सबको ये पता है, व्हेन देयर विल बी total reflection angle, there are some condition, and one of the condition is that incident angle will be greater than the critical angle, right? So we have write the conditions and we have multiply sign on the both side, sorry, not multiply, we have taking sign on the both side, and then sin theta is given as 45 and sin थीटा सी, मतलब जो क्रिटिकल एंगल होगा वो साइन क्रिटिकल एंगल क्या होता है 1/n, ये सबको पता है। तो उससे हमने कंडीशन जो निकला 1/n इज लेस देन साइन 45। तो ऑप्शन बी है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी हम लोग पता चल गया कैसे करते हैं ऐसे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। तो अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। In this question, it is given that speed of sound at 0 degree Celsius be 332 meter per second. On a winter day, sound travels 342 meter per second in 1 second. The atmospheric temperature on that day is, तो हम लोग को बेसिकली कितना टेम्परेचर होगा एटमॉस्फेरिक वो निकालने के लिए बोला है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन ये देखिए, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है 1 सेकेंड के बाद वो दिया हुआ है, विंटर डे में जो है वो है 342 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड ये दिया हुआ है 332 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। अभी हम सबको ये पता है जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है वो क्या होता है,
गामा RT/m। इससे क्या पता चला, जो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली √T टेम्परेचर के। अभी यहाँ से V1 V2 हमने मान लिया एक T1 टेम्परेचर पे, एक T2 टेम्परेचर पे। अभी T1 T2 रूट ये है। अभी जब हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, अभी देखिए जो T2 स्क्वायर आएगा उस इसके बराबर आएगा V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर T1। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम लोग को ये रूट को एलिमिनेट करना था, इसलिए हमने स्क्वायर किया बोथ साइड। और उससे हम लोग को T2 निकालना है, तो T2 स्क्वायर इक्वल V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर इंटू T1। अभी देखिए T2 स्क्वायर इक्वल T42 इंटू T42 T32 इंटू T32 इंटू T1 कितना दिया हुआ है 0 डिग्री। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है, तो कितना होगा केल्विन में कन्वर्ट कैसे 273 केल्विन। स्टैंडर्ड है इसलिए हम लोग केल्विन में नहीं आए, लेके गए हैं। अभी देखिए जब ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो T2 का वैल्यू आएगा, वो आएगा 289.7 केल्विन। ठीक है, तो इसको हम लोग जब सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 16.7 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। तो आप लोग को समझ में आया कैसे किया, कोई हार्ड नहीं, इजी है। दोनों दिया हुआ है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप हमने निकाल लिया। तो V1 और V2 को हमने डिवाइड रेशियो निकाल लिया उस, क्योंकि हम लोग को T2 निकालना है, टेम्परेचर निकालना है एटमॉस्फेरिक। तो हमने बाकी तो कैलकुलेशन स्क्वायर किया, क्योंकि हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट एलिमिनेट करने था। तो हमने यहाँ से कैलकुलेशन किया और T2 का वैल्यू आया 289.7 केल्विन, तो जो इक्वल है 16.7 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया। तो we'll move forward now to the next question. In this question, it is given X-rays are incident on a target metal atom having 30 newtons. The ratio of atomic radius of the target atom and the helium is 14 to the power 1/3. The atomic number of the target atom is 2. अभी देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम ये। तो इन दिस क्वेश्चन ये बोला है कि जो एक एक्सरे है जो इंसिडेंट कर रहा है टारगेट मेटल, जिसका न्यूट्रॉन है 30 न्यूटन दिया हुआ है। जो रेशियो है एटॉमिक रेडियस जो टारगेट एटम और हीलियम का वो दिया हुआ है 14 टू द पावर 1/3। मतलब जो टारगेट एटम और हीलियम का जो रेशियो है ये दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो वो दिया हुआ है 14/1/3। ठीक है, अभी हम लोग को एटॉमिक नंबर ऑफ दी टारगेट एटम का एटॉमिक नंबर कितना होगा ये पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हम सबको एक रिलेशन पता है, सबने एटॉमिक रेडियस में पढ़ा था, R इक्वल R0a/1/3, ये सबको याद होगा। तो अभी देखिए जो टारगेट एटम है उसको मान लिया हमने R1 टारगेट एटम का रेडियस, और एंड R2 हमने मान लिया रेडियस ऑफ हीलियम एटम। मैं लिख देता हूँ, टारगेट एटम एंड एटम रेस्पेक्टिवली। तो अभी देखिए जो R1 आएगा वो क्या आएगा R0a/1/3। ठीक है, फिर जो R2 होगा वो होगा R0a/1/3।
ठीक है। अभी R1 R2 क्या दिया हुआ है 14 1/3, ठीक है। अभी ये जाए R0 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा A1 A2 1/3। अभी जो A1 निकालना है हमको टारगेट एटम का, A1 रहने दीजिए। A2 का वैल्यू कितना होगा, हीलियम का कितना आता है 14 1/3, सॉरी हीलियम का मास कितना आता है 4, ये एटॉमिक मास है एक्चुअली 14 1/3। तो जो A1 आएगा वो कितना आएगा 14 × 4 कितना है 56। अभी हम लोग को ये मास मिल गया, तो ये हम लोग का टारगेट एटम का मास मिल गया। अभी जो एटॉमिक नंबर वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल मास नंबर माइनस न्यूट्रॉन, तो 56 माइनस 30 कितना आएगा 26। तो जो टारगेट एटम का एटॉमिक नंबर है वो 26 होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अभी देखिए फिर से मैं बता देता हूँ। हमें एक एक्सरे है जो टारगेट मेटल पे हिट किया, तो जो रेशियो है एटॉमिक रेडियस ऑफ द टारगेट एटम एंड द हीलियम इज गिवन एज 14 1/3। अभी हमको ये रिलेशन पता है, जो रेडियस होता है R = R0 A 1/3 ये मास है। तो अभी R1 हमने मान लिया टारगेट एटम का रेडियस, R2 मान लिया हीलियम का, तो बाकी R1 R2 हमने किया, ये बाकी कैलकुलेशन ही है। देखिए उससे आया A1 56, मतलब टारगेट एटम का जो मास नंबर है वो है 56। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, मास नंबर माइनस न्यूट्रॉन्स नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 56 माइनस 30 ये तो दिया हुआ है न्यूट्रॉन नंबर, तो आगे 26। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया। तो अभी देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 wires of equal length are connected in the form of a skeleton cube which is moving with a velocity v in the direction of magnetic field B. EMF in each arm of the cube will be, तो हम लोग को इस आर्म में कितना EMF होगा वो निकालने के लिए बोला है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो अभी यहाँ पे बोल रहा है एक 12 वायर्स है जिससे एक स्केलेटल क्यूब बना, एक क्यूब है। तो अभी ये जो क्यूब है वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है along the same direction where magnetic field is there। वेलोसिटी v से मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड b, जहाँ पे मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। अभी हमने मान लिया जो लेंथ ऑफ द वायर है उसको L मान लिया। अभी हम लोग को पूछा है EMF ऑफ इस आर्म, मतलब सभी आर्म का EMF कितना होगा। तो अभी देखिए जो EMF होता है वो क्या होता है P cos v dl, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं B sin थीटा dl, ठीक है। अभी भी जो थीटा होगा वो ज़ीरो होगा, सिंस भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो पूरा कम्प्लीटली EMF ज़ीरो होगा। तो ऑप्शन ये जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, वेलोसिटी मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये पूरा क्यूब, तो EMF निकालने के लिए बोला है। हम सबको पता है जो EMF होता है वो B cos v × dl होता है। अब B cos v को हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक ऑफ v sin थीटा dl, सिंस इन दोनों के बीच में एंगल ज़ीरो है, तो B sin ज़ीरो दैट इज़ ज़ीरो। देन EMF आ गया हम लोग का जो है ज़ीरो, तो ऑप्शन ये करेक्ट है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ब्लॉक ऑफ मास 10 kg एंड 2 kg are connected by spring of negligible mass and placed on a frictionless horizontal surface. An impulse gives a velocity of 12 meter per second to the heavier block in the direction of the lighter block. The velocity of center of mass is, तो दो मास है जो स्प्रिंग से कनेक्ट करके रखा है
एक सर्फ जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है जो फ्रिक्शनलेस है। अभी एक इम्पल्स दे दिया जिसकी वजह से जो हेवियर ब्लॉक है वो लाइटर ब्लॉक की तरफ मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से। तो हम लोग को सेंटर ऑफ मास का कितना वेलोसिटी होगा ये निकालने के लिए बोला है। तो आइए देखते कैसे करेंगे। तो यहाँ बोल रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है एक चार्ज पार्टिकल के मोशन की तरफ। तो देखिए एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल ये इलेक्ट्रॉन मान लिया हमने चार्ज पार्टिकल, इसके राइट एंगल 90 डिग्री में ये मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है। अभी जब ये एक्ट किया तो जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ ले लिया, ऐसे सर्कुलर पाथ ले लिया। पूरा सर्कुलर पार्ट ले लिया। ये पूरा सर्कुल नहीं हुआ लेकिन आप लोग मान लीजिए सर्कुलर पार्ट हुआ जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग को पूछा है कि अगर चार्ज जो स्पीड है वो इलेक्ट्रॉन तो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, अगर चार्ज जो स्पीड दोनों को डबल कर दिया तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट क्या होगा, मतलब नया तो अगर डबल कर देगा तो नया रेडियस क्या होगा। तो अभी देखिए अभी जब ये मूव कर रहा है एक फोर्स, एक सर्कुलर मोशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो है mv²/r। ये सेंटीमीटर फोर्स है जो सर्कुलर मोशन करने में हेल्प कर रहा है। और एक फोर्स है जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अंडर लग रहा है F मान लीजिए। अभी जो F है मैग्नेटिक फोर्स वो जो सेंटीमीटर फोर्स है उसके इक्वल आएगा। अभी जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होता है सर्स QVB, सिंस ये साइन 90 होता है, साइन 90 1 होगा, साइन थीटा होता है तो mv²/r। इससे जो r का वैल्यू आया वो आया mv/QB। ठीक है। अभी जो केस है उसमें बोल रहा है ये मास और वेलोसिटी और चार्ज दोनों को डबल कर दिया तो रेडियस क्या होगा। तो हम लोग मान लेते जो नया रेडियस है वो r डैश, वेलोसिटी डबल कर दिया 2mv 2QB, तो क्या रहा mv/QB, मतलब कुछ सेंस नहीं है यार। तो पहले जो रेडियस था 2 सेंटीमीटर का, अब बाद में भी रेडियस 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो मूविंग चार्ज है उसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है उसने एक सर्कुलर पाथ ले लिया। तो हम लोग को अभी क्वेश्चन में बोला था कि अगर ये वेलोसिटी और चार्ज पर चार्ज डबल कर देंगे तो नया रेडियस क्या होगा। जो पहले रेडियस देता वो 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ था। तो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स वो किसके बराबर आएगा, सेंटीमीटर फोर्स, जिसकी वजह से सर्कुलर पाथ हो रहा है वो इक्वल आया, उससे r निकाल लिया। अभी जो r डैश है नया उसको वो बोल रहा है वो डबल होने से नया रेडियस क्या आएगा। तो हमने डबल किया लेकिन कुछ नहीं आया, दोनों केस में सब सेम कंडीशन ही आया। तो इसलिए जो r डैश है वो 2 सेंटीमीटर है, इसलिए ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। तो मुझे लगता है ये आपको सबको समझ में आ गया। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज width is found to be 0.4 millimeter. The whole apparatus is immersed in water of refractive index 4/3 without disturbing the geometrical arrangement. The new fringe width will be। तो बेसिकली यहाँ पे जो नया फ्रिंज विड्थ होगा वो निकालने के लिए बोला है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। अभी इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन यंग एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज width इज फाउंड टू बी 0.4 मिलीमीटर। तो जो फ्रिंज विड्थ है
वो है 0.4 मिलीमीटर, दैट बीटा इक्वल 0.4 मिलीमीटर, मतलब फिन्स इट। अभी बोल रहे हैं जो पूरा एपैरेटस है वो वाटर में डुबा दिया, मतलब इमर्स कर दिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो है 4/3, ठीक है। अभी बोल रहा है इसमें, लेकिन जब वाटर में इमर्स किया उसका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ, तो इसमें हम लोग को पूछ रहा है नया फ्रिंज विड्थ कितना होगा। तो अभी जो नया फ्रिंज है उसको मान लिया हमने बीटा डैश। अभी जो बीटा डैश का वैल्यू होगा वो होगा बीटा डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला है, ये सबको पता है कैसे निकालते हैं। जब हम लोग किसी दूसरे चीज़ में इमर्स कर देता है तो फ्रिंज विड्थ कैसे निकालता है, जो ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ है उससे डिवाइड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो अभी देखिए क्या होगा, 0.4 डिवाइडेड बाय 4/3। ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.3, क्या होगा 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। तो आई होप ये आपको समझ में आया कैसे किया हमने। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है 2017 पेपर का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।